18 जून 1976 की रात एक औरत अपने घर में अकेली है कि तभी कोई खिड़की तोड़कर अंदर आता है। ये पहला इंसिडेंट था उस शख्स का जो अगले 10 सालों के लिए कैलिफोर्निया को दहशत में रखने वाला है। ये कहानी किसी सीरियल किलर की नहीं, उस डर की है जो पूरे कैलिफोर्निया में फैल चुका था। उस शख्स की है जिसे 30 सालों तक कोई पकड़ नहीं पाया, और सबसे दर्दनाक बात, वो खुद एक पुलिस ऑफिसर था। 1976 से 1978 तक सैक्रामेंटो और स्टॉकहोल्म के आसपास एक शख्स ने 38 घरों को तोड़कर औरतों को टारगेट किया। लोग उसे ईस्ट एरिया रेपिस्ट के नाम से जानने लगे थे। उसका तरीका बहुत प्लान्ड होता। वो घरों को देखता, फ़ोन लाइन की वायर कट कर देता और ऐसी चीज़ें घर के आसपास छोड़ देता जो बाद में विक्टिम्स को बांधने के काम आती। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए। वो सिर्फ अटैक नहीं करता था, वो पहले लोगों को फ़ोन कॉल करता, उन्हें धमकाता और कई महीनों बाद वापस आता, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो उन्हें अभी भी देख रहा है। वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि उन सभी लोगों के दिल में कितना डर हुआ करता था। स्टार्टिंग में वो सिर्फ अकेली औरतों को टारगेट करता, लेकिन धीरे धीरे उसका ऑब्सेशन कपल्स के साथ भी बढ़ गया था। 1978 में एक और बेहद ही खतरनाक इंसिडेंट सामने आता है जब ब्रायन और कैटी अपने डॉग को वॉक कराते हुए मारे जाते हैं। अब पूरा नॉर्दर्न कैलिफोर्निया एक नए डर में जीने लगा था। इसके बाद 1979 से 1986 तक एक नया सिलसिला शुरू हुआ। वो लोगों के घरों में घुसता, कपल्स को बेरहमी से मार देता। इन्वेस्टिगेटर्स को सालों बाद ये बात पता चली कि ईस्ट एरिया रेपिस्ट और ओरिजिनल नाइट स्टॉकर दोनों एक ही पर्सन हैं, जिसकी वजह से सालों बाद 2001 में डीएनए मैच की वजह से दोनों केसेस आपस में जुड़ गए। वेल, ऑल्सो थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज़, हम सभी के माइंड में सीरियल किलर और ऐसे लोगों को लेकर एक काफ़ी अलग सा परसेप्शन होता है। हम उनके बारे में ऐसी इमेज रखते हैं कि वो काफ़ी अलग दिखते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सभी काफ़ी नॉर्मल होते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। वो शख्स जो सालों तक लोगों को मारता रहा, वो खुद एक पुलिस ऑफिसर था। उसकी सर्विस के टाइम पर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जो दो मेजर इंसिडेंट्स पब्लिक लाइमलाइट और मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किए हैं वो कुछ इस तरह हैं। 1975 में वो एक प्रोफेसर की बेटी को उसी के सामने गोली मार देता है, और 1979 में वो अपनी सर्विस से सिर्फ एक हथौड़ा और डॉग रेपेलेंट चुराने की वजह से टर्मिनेट कर दिया जाता है। अपनी सर्विस की वजह से वो पुलिस के प्रोसीजर्स और इन्वेस्टिगेशंस से काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ था। शायद यही बैकग्राउंड था जिसकी वजह से सालों तक उसे पकड़ा न गया हो, लेकिन 10 सालों तक उसका पकड़ा ना जाना हम सिर्फ इस एक वजह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। 1986 में ये केसेस रुक चुके थे, जिस वजह से ये केस ठंडा पड़ गया। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने क्लोज वंस और फैमिली मेम्बर्स को खोया था, वो ये बात अभी तक भूले नहीं थे। एक क्राइम राइटर मिचेल मैकनमारा ने उस अननोन किलर को एक नया नाम दिया, गोल्डन स्टेट किलर, और इसके साथ वो इस केस को फिर से दुनिया के सामने लेकर आई। 2017 में एक इन्वेस्टिगेटर्स ने जेडमैच, एक वेबसाइट जिसमें आप अपने रिलेटिव और फैमिली ट्रीज को ढूंढ सकते हैं और अपना डीएनए मैच कर सकते हैं, उस वेबसाइट पर उस किलर का डीएनए मैच किया। धीरे धीरे पुलिस ने एक फैमिली ट्री रेडी किया और एक नाम सामने आया, जोसेफ जेम्स डी एंजेलो, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो सिट्रस हाइट्स में रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी जी रहा था। अपनी रिसर्च को कंफर्म करने के लिए पुलिस ने उस घर के फेंके हुए कचरे में से एक टिश्यू को उठाया और फाइनली डीएनए मैच हो गया। 24 अप्रैल 2018 को 72 साल के डी एंजेलो को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा अमेरिका शॉक रह गया, क्योंकि ये पहला केस था जिसमें जीनोलॉजी का यूज़ करके एक पुराने केस को सॉल्व किया गया था। इतने साल, इतने क्राइम्स के बाद ये शख्स आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि वो हमसे अलग नहीं था। 29 जून 2020 को उसने 13 फर्स्ट डिग्री मर्डर्स और 13 किडनैपिंग के चार्जेस में अपना गिल्ट मान लिया ताकि उसे डेथ पेनल्टी ना मिले। उस पर रेप के चार्जेस तो नहीं लगे, लेकिन उसने उन केसेस में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट को मान लिया। अगस्त 2020 में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उन सभी फैमिली के विक्टिम्स और डी एंजेलो ने
आमने सामने कन्वर्सेशन की। डीएंजेलो ने उन सभी से माफ़ी मांगी, लेकिन यहाँ असली सवाल तो ये है, क्या उन सभी को जस्टिस मिल पाया? क्या उन सभी को अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए इंसाफ मिल पाया? क्या उन रातों की नींद, उन सालों का डर, उनके सालों के मेंटल ट्रॉमास, क्या वो भूल पाए? नहीं। ये केस हमें ये दिखाता है कि जिन लोगों पर हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वही सबसे खतरनाक हो सकते हैं। सीरियल किलर्स भी हम सभी की तरह होते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, पर उनका मेंटल स्टेट हम सभी से काफ़ी अलग होता है। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो ज़रूर से इस वीडियो को एक लाइक करना। अगला केस ऐसा केस होने वाला है जो आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाया है, तो उस वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। I will see you in the next one. Bye bye.